नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। यूपी ट्रिपल एस सी वन दौरा के लिए हम लोग जो है ज्ञान मुद्रा पब्लिशिंग हाउस की बुक कवर कर रहे हैं। इसमें आपका सिलेबस से 8वां लेक्चर आज है, जो कि है आपका वन संरक्षण अधिनियम, भारतीय वन अधिनियम और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, तीनों का तीनों इसमें हम लोग कवर करेंगे। इससे पहले 7 लेक्चर हो चुके हैं जो टॉपिक वाइज से हुए हैं, तो आप लोग उसे ज़रूर देखिएगा। प्लेलिस्ट आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो वहाँ से ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा। पूरा का पूरा सिलेबस इसमें बुक में अच्छी तरह से दिया गया है, तो उम्मीद है आप लोग ज़रूर कवर करेंगे। और आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। देर न करते हुए शुरुआत करते हैं वन संरक्षण अधिनियम। पहले इसे ही हम लोग देखेंगे। यहाँ से दिया गया है आपका वन संरक्षण अधिनियम। ये आपका इसकी स्थापना जो है 1980 में हुई थी, और इसमें संशोधन जो है 1988 में इसमें संशोधन की गई थी। और वन संरक्षण अधिनियम बनाने का उद्देश्य की अगर हम बात करें तो इसका उद्देश्य जो था वनों की कटाई को सीमित करना, यानी उसकी कटाई को बहुत कम करना, जैव विविधता के जो है संरक्षण और वन्य जीवों को बचाना इसका जो है मुख्य उद्देश्य था। आगे देखते हैं। वन संरक्षण अधिनियम जो है 1980 एक कार्य जो है भारत की संसद वनों के संरक्षण, उससे जुड़े मुद्दों या सहायक आकस्मिक उपचार के लिए प्रदान करने के लिए बनाया गया है। ठीक है ना। इसे जो है 1988 में संशोधित किया गया। ठीक है ना। कब संशोधित किया गया पूछा जाता है। वन संरक्षण अधिनियम कब संशोधित हुआ? 1988 में से जो है संशोधित किया गया। यहाँ जो है कानून पूरे भारत में फैला हुआ है। आगे देखते हैं। यह अधिनियम 25 अक्टूबर 1980 को लागू हुआ। देखिएगा डेट आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ से देखिएगा 25 अक्टूबर जो है 1980 को वन संरक्षण अधिनियम लागू हुआ। यह अधिनियम 1980 में भारत की संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था। ठीक है। आगे देखते हैं अधिनियम। अब देखिए अधिनियम के बारे में पूरा का पूरा हम लोग देखेंगे। अधिनियम की धारा 1 की अगर बात की जाए तो धारा 1 लघु शीर्षक है, यानी उसके बारे में समझाया गया है। विस्तार और प्रारंभ जो है होने की तिथि बताई गई है। तो कब बना था, किस तरह से विस्तार है, पहले में बताया गया। इसमें कहा गया है कि पहला नंबर, इस अधिनियम को वन संरक्षण अधिनियम 1980 की कहा जा सकता है। दूसरा क्या कहा गया, यह पूरे भारत में फैला हुआ है। तीसरा, यह माना जाएगा कि 25 अक्टूबर को लागू हुआ। यह आपके जो है अधिनियम फर्स्ट में कहा गया है, धारा फर्स्ट में। आगे देखते हैं 1900 अधिनियम की धारा दूसरे का वर्णन। देखिए इंपॉर्टेंट जो है धारा इसमें दिया गया है। 1980 जो अधिनियम में दूसरे धारा में क्या कहा गया, वनों के संरक्षण या गैर वन प्रयोजन के लिए वन भूमि का उद्देश्य जो है उपयोग के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध के बारे में बताया गया। यानी जो है वनों का जो है उपलब्ध कराना जो है, इसके लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। आगे देखते हैं। यह राज्य सरकार को निर्देश जारी करने के लिए केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति के अलावा प्रतिबंधित करता है। इसमें बात की गई है। ठीक है ना। अब देखिए इसमें जो है क्लॉज वाइज दिया गया है। देखते हैं। किसी भी कानून में किसी भी आरक्षित वन जो है, जिसे अब हम आरक्षित वन बोलते हैं, कि अर्थ में उस राज्य में लागू होने के समय या किसी भी हिस्से को आरक्षित नहीं किया जा सकता। ठीक है ना। दूसरा क्या क्या गया है, किसी भी वन या भूमि उसके किसी भी हिस्से को किसी गैर वन उद्देश्य के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ठीक है ना। इसमें देखिए मोटा मोटी कहने का यही तात्पर्य है कि जो है वन की अगर भूमि है तो उसे हम दूसरे कार्य के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, आपके क्लॉज 2 में कहा गया। तीसरा देखते हैं। तीसरे में बात कही गई है कि किसी भी वन भूमि या उससे किसी हिस्से को पट्टे के माध्यम से सौंपा जा सकता है, यानी उसका जो है ठेका हो सकता है। अन्यथा किसी भी निजी व्यक्ति या किसी भी प्राधिकरण, निगम, देखिएगा प्राधिकरण, निगम, एजेंसी या किसी अन्य संस्था के पास जो सरकार द्वारा स्वामित्व प्रतिबंधित या नियंत्रित नहीं है। ठीक है ना। यानी इसे पट्टे पर दिया जा सकता है। अब आते हैं नेक्स्ट पेज पर। चौथे में देखते हैं क्या बात कही गई है। चौथे में कहा गया है कि किसी भी वन भूमि या उसके किसी भी हिस्से को उन पेड़ों से साफ किया जा सकता है जो भूमि के जो है स्वाभाविक रूप से उगे हैं या जो है पुनर्वीकरण जो है के लिए इसके उपयोग करने के उद्देश्य से हो। ठीक है ना। जो अपने आप से जो है उगे हैं उन्हें हम लोग साफ किया जा सकता है, यानी जो है सरकार के द्वारा किया जा सकता है। इस पर स्पष्टीकरण क्या दिया गया है, देखिए दिया गया है। जैसे कि स्पष्टीकरण का प्रावधान किया गया है। गैर वन उद्देश्य का अर्थ क्या है, गैर वन का मतलब क्या कहा गया है, जैसे चाय हो गया, काफ़ी हो गया, मसाले हो गया, रबर जो है, हथेलियों, तेल अरस वाले पौधे, बागवानी फसलों या औषधि खेती के लिए किसी भी वन भूमि या उसके हिस्से को तोड़ना या साफ करना या पौधे का साफ करना, यानी
ऐसा ऐसा चीज़ें उसमें किया जा सकता है। आगे देखते हैं। पुनः भंडारण के अलावा किसी भी उद्देश्य लेकिन जंगलों और वन्य जीव संरक्षण विकास और प्राधिकरण से संबंधित कोई कार्य या सहायक शामिल नहीं है, अर्थात चेक पोस्ट, फायर लाइन, वायरलेस संचार और बाड़ लगाने का निर्माण, पुल और पुलिया बांधना, बांध बनाना, वाटर होल करना, खाई के निशान, सीमा के निशान, पाइपलाइन और अन्य के उद्देश्य के लिए उपयोग किया जा सकता है। आगे देखते हैं। अधिनियम की धारा 3, अब देखिए इस अधिनियम की धारा 3 के बारे में बताया गया है। अधिनियम की धारा 3 सलाहकार समिति का गठन से संबंधित है, ठीक है ना। इसके लिए जो सलाहकार समितियां बैठती हैं उससे संबंधित है धारा का अधिनियम 3। देखते हैं। यह केंद्र सरकार को ऐसे व्यक्ति को एक सीमित जो है समिति गठन करने की शक्ति देता है। अधिनियम जो है धारा 3 में कहा गया केंद्र सरकार जो है कोई भी समिति गठन कर सकती है। किसके लिए? आगे देखते हैं। जो सरकार को अधिनियम के अनुभाग में निषिद्ध उद्देश्य के लिए अनुमोदन से संबंधित सलाह देने के लिए उपयुक्त हो सकता है, ठीक है ना। मान लीजिए कोई समस्या है या कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो उसके लिए सरकार जो है अधिनियम जो है समिति का गठन कर सकती है। आगे देखते हैं। वनों के संरक्षण से जुड़ा कोई अन्य मामला जिसे केंद्र सरकार द्वारा संदर्भित किया जा सकता है। धारा 3A की बात की जाए तो अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए दंड से संबंधित है, ठीक है ना। धारा 3 में जो है समितियों का गठन के बारे में कहा गया और धारा 3 फर्स्ट में क्या किया गया है, अगर जो है अधिनियम का कोई उल्लंघन करता है तो उसके लिए दंड का प्रावधान जो है धारा 3A में कहा गया है, ठीक है ना। इसमें क्या कहा गया? इसमें कहा गया है कोई भी व्यक्ति धारा 2 के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करता है या उसके जो है उसका उल्लंघन करता है उसे साधारण कार्रवाई की सजा दी जाएगी जो कि 15 दिनों तक बढ़ सकती है, ठीक है ना। साधारण जो है कार्रवाई की जाएगी और इसे बढ़ाकर 15 दिन और आगे किया जा सकता है, इसमें कहा गया है। अब धारा 3B में क्या कहा गया है देखते हैं। धारा 3B में उन मामलों से संबंधित है जो अपराध प्राधिकरण या सरकारी विभागों द्वारा किए जाते हैं। ऐसे मामले को यह कहा जाता है कि विभाग के प्रमुख दोषी माना जाएगा। देखिए धारा 3 में जो है 3A में जो है नॉर्मल लोगों के दंड का प्रावधान है, लेकिन 3B में जो है जो उससे जुड़े वन से जुड़े जो व्यक्ति हैं, कोई भी अधिकारी हो गया, अगर वो कोई उल्लंघन करता है तो उसके लिए 3B में जो है कहा गया कि उसके लिए दंड का प्रावधान है। आगे देखते हैं। हालांकि यदि वह साबित करता है कि उसकी जानकारी के बिना किया गया था तो उसने इस तरह के अपराध रोकने के लिए सभी उचित जो है परिश्रम का उपयोग किया था, ठीक है ना। तो मतलब अगर जो जैसे कि बात कहा गया कि अगर वो सिद्ध कर देता है कि वो उसने रोकने की कोशिश किया था लेकिन फिर भी उल्लंघन हो गया, अगर वो सिद्ध कर देता है तो वह आपका बच सकता है दंड से। अब धारा 4 की अगर बात करते हैं, धारा 4 में क्या गया है यहाँ से देखते हैं। धारा 4 नियम बनाने की शक्ति से संबंधित है, यानी वनों के संरक्षण के लिए जो है नियम बनाने की शक्ति किसमें है? धारा 4 में क्या है? इसमें कहा गया है कि पहला नंबर केंद्र सरकार आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा जो है इस अधिनियम के प्रावधानों को पूरा करने के लिए नियम बना सकता है, ठीक है ना। आगे देखते हैं नेक्स्ट पेज पर, नियम बना सकती है। और दूसरा क्या कहा गया देखते हैं। दूसरा, इस अधिनियम के तहत बनाए गए प्रत्येक नियम को संसद भवन के प्रत्येक सदन के समक्ष पेश किए जाने के बाद जैसे ही हो सकता है रखा जाएगा, जबकि यह सत्र में कुल 3 दिनों के लिए है, जिसमें एक सत्र शामिल हो सकता है और 2 जो है या अधिक क्रमिक सत्रों में, यदि सत्र की समाप्ति से पहले सत्र तुरंत बाद या क्रमिक सत्र पूर्वोत्तर है। दोनों सदनों नियम में कोई संशोधन करने पर सहमत होते हैं या दोनों सदन में सहमत होते हैं कि नियम नहीं बनाया जाना चाहिए। देखिए इसमें जाहिर सी बात है, कहा गया कि सदन में जैसे जो होता है दोनों सदन में यानी लोकसभा राज्यसभा में जो भी प्रावधान होगा पारित होगा, उसके बाद जैसा नियम होगा वही इसमें जो है लागू किया जाएगा। यही बात कहा गया है, घुमा के थोड़ा संवैधानिक भाषा में कही गई है तो आपको लेंदी लग सकता है, लेकिन साफ बात है कि यही इसमें किया गया है। आगे देखते हैं। नियम इसके बाद केवल ऐसे संशोधन रूप में प्रभावी हो सकती है या कोई प्रावधान नहीं हो सकता है जैसा कि मामला हो सकता है। हालांकि इस तरह का कोई भी संशोधन या विलोपन उस नियम के तहत पहले की गई किसी वैधता के पक्षपात के बिना होगा, ठीक है ना। अब देखते हैं धारा 5। धारा 5 में क्या कहा गया है।
धारा 5 की अगर बात की जाए तो इसमें निरसन दिया गया है, ठीक है ना। जो बचत से संबंधित है, इसमें कहा गया है कि पहला नंबर वन संरक्षण अध्यादेश 1980 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है, ठीक है ना। इसमें एक कहा गया है। दूसरा क्या कहा गया है, इस तरह के निरसन के बावजूद, देखिएगा, इस तरह के निरसन के बावजूद इस अध्यादेश के प्रावधानों के तहत किए गए कुछ भी या कोई भी कार्रवाई को इस अधिनियम से संबंधित प्रावधानों के तहत किया गया लिया गया है जाएगा, ठीक है ना। हालांकि जो है धारा 5 जो है निश्चित कर दिया गया इसमें, लेकिन इसके तहत कुछ जो है प्रावधान दिए गए हैं। आगे देखते हैं वन संरक्षण अधिनियम 2022 के प्रावधान, ठीक है ना। इसमें 2022 में जो प्रावधान लाए गए हैं इसकी जो है बात की जाती है, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन करने से पूछा जा सकता है। देखते हैं समितियों का गठन, ठीक है। 2022 में कौन सी समितियां बैठी थी, इसके बारे में क्या गया है, देखिए दिया गया है कि इसने सलाहकार समिति, प्रत्येक एकीकरण क्षेत्रीय कार्यालयों को एक क्षेत्रीय अधिकार जो है प्राप्त समिति, राज्य केंद्र शासित प्रदेश सरकार के स्तर पर एक स्क्रीनिंग समिति का गठन किया गया, ठीक है ना। 2022 में एक जो है इसका गठन किया गया। आगे देखते हैं क्षतिपूरक वनीकरण, ठीक है ना। क्षतिपूरक वनीकरण के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर दिया गया आपका पर्वतीय या पहाड़ी राज्यों वन भूमि को अपने भौगोलिक क्षेत्र के 2/3 से अधिक कवर करने वाले हरित आवरण के साथ या राज्य केंद्र या केंद्र शासित प्रदेश अपने भौगोलिक क्षेत्र के 1/3 से अधिक को कवर करने वाले वन भूमि के अंतरण में सक्षम होंगे। इसके अलावा अन्य राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों जहां 20%, ध्यान रखिएगा 20% से कम है, में प्रतिपूरक वनोरोपण करना, ठीक है। जाहिर सी बात की कही गई है कि जहां पर 1/3 से वन या 33% से वन कम है वहां पर वन लगाया जाए, या 20% से वन कम है तो वहां पर वनों का जो है रोपण किया जाना चाहिए। आगे देखते हैं निजी वृक्षारोपण की अनुमति, ठीक है ना। निजी वृक्षारोपण की अनुमति के बारे में यहाँ बात की गई है, इसे देख लेते हैं। यह नियम निजी पार्टियों के लिए वृक्षारोपण करने और उस भूमि को उस कंपनियों को बेचने का प्रावधान करता है जो आवश्यक प्रतिपूरक वनीकरण के लक्ष्यों से प्रेरित है, ठीक है ना। आगे देखते हैं नवीन नियम से पहले राज्य निकाय जो है क्या है या फेसी के को दस्तावेज अग्रेसित करते थे, जिससे आगे देखते हैं जिसमें इस स्थिति की जानकारी भी शामिल होती थी कि क्या संबंध जो है क्षेत्र में स्थानीय लोगों के वन अधिकारों का निपटान किया गया था, ठीक है ना, इसमें बात की गई। आगे देखते हैं ग्राम सभा की सहमति की आवश्यकता है, ठीक है ना। कोई जो है वन क्षेत्र लिया जाता है तो उसमें क्या है ग्राम सभा वहाँ के जो है उसकी सहमति होना चाहिए, ठीक है ना। देखते हैं नए नियमों के अनुसार एक परियोजना जिसे एक बार एफसी द्वारा जो है अनुमोदित कर दिया जाए राज्य के अधिकारियों को सौंप दी जाएगी, ठीक है ना। प्रतिपूरक निधि और भूमि एकत्र करेंगे एवं इसे अंतिम अनुमोदन के लिए संशोधित करेंगे, ठीक है ना। इसके लिए जो है क्या करेगा राज्य सरकार, एक जो है अधिकारियों को बात की जाएगी जो है जो भूमि का जो है अनुमोदन करेंगे, इसमें बात की गई। आगे देखते हैं ग्राम सभा का क्या इसमें जो सहमत चाहिए, देखते हैं इससे ग्राम सभा या क्षेत्र के गांव साखी निकाय को सहमति के लिए वन भूमि परिवर्तन हेतु लिखित सहमति की आवश्यकता है, ठीक है ना। कोई भूमि जो है वन के लिए अगर लगाया जा रहा है, किसी का अधिग्रहण किया जा रहा है तो उस गांव का जो है क्या होना चाहिए सहमति होना चाहिए, वो भी लिखित रूप में सहमति होना चाहिए, यहाँ पर ये बात की गई। आगे देखते हैं वनों के निर्माण कार्य की अनुमति, ठीक है ना। क्या है वनों के निर्माण कार्य की अनुमति के बारे में यहाँ पढ़ते हैं। दिया गया आपका वन सुरक्षा उपायों और आवासीय इकाइयों जो है कि एक मुफ्त छूट के रूप में 250 वर्ग मीटर का क्षेत्र, ध्यान रखिएगा कितना क्षेत्र है 250 वर्ग मीटर का क्षेत्र सहित वास्तविक उद्देश्यों के लिए संरचनाओं के निर्माण कार्य के अधिकार या अनुमति है, ठीक है ना। यहाँ से हो जाता है। नेक्स्ट पेज पर आते हैं। आगे हम देखेंगे क्या है भारतीय वन अधिनियम, ठीक है ना। भारतीय वन अधिनियम की यहाँ पर हम लोग बात करेंगे। दिया गया आपका भारतीय वन अधिनियम जो है इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 2019 की जो है परिकल्पना भारतीय वन अधिनियम 1927, देखिएगा 1927 में बना था लेकिन 2019 में इसमें संशोधन के रूप में की गई है, ठीक है ना।
भारतीय वन अधिनियम कब बना था? 1927 में। इसमें संशोधन कब हुआ? 2019 में। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ से हो जाता है। आगे देखते हैं। यह भारत के वनों की समकालीन चुनौतियों का समाधान करने का एक प्रयास है। ठीक है ना। अब आगे देखते हैं। इसमें वन अपराध को रोकने के लिए हथियार आदि का उपयोग करते हुए वन अधिकारी को क्षतिपूर्ति प्रदान करने का प्रस्ताव दिया गया है। आगे देखते हैं। संशोधन मसौदे के अनुसार वन अधिकारी जिसका पद रेंजर के पद से नीचे न हो, देखिएगा, रेंजर पद के पद से नीचे न हो, के पास वन अपराधों की जांच करने और दंड प्रक्रिया संहिता यानी सीआरपीसी 1973 के तहत तलाशी करने या तलाशी संबंधी वारंट जारी करने की शक्ति हो। देखिएगा, तलाशी और वारंट कोई कौन जारी कर सकता है? जो है रेंजर अधिकारी का रैंक का अधिकारी हो। आगे देखते हैं। कोई भी वन अधिकारी, वनपाल जो है, वनपाल या उससे बड़े पद पर पदस्थ अधिकारी किसी भी समय अपने क्षेत्राधिकार के अंदर किसी भी भूमि में प्रवेश कर सकता है और निरीक्षण कर सकता है। ठीक है ना, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे देखते हैं। इस अधिनियम में वनों से प्राप्त खनन उत्पादों और सिंचाई या, देखिएगा, खनन उत्पादों और सिंचाई या उद्योगों में इस्तेमाल होने वाले पानी के जो है आकलित मूल्य 10% तक वन विकास उपयोग के रूप में प्रस्तावित किया गया था। यह राशि एक विशेष कोष में जमा की जाती है और देखिएगा, और इसका प्रयोग विशेष रूप से वनीकरण, वन संरक्षण और वृक्षारोपण, वन विकास से संरक्षण से जुड़े अन्य जो है सहायक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाता है। ठीक है ना। अब इसमें संशोधन की बात की गई तो इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे देखते, आगे आ जाता है आपका वन्य जीव संरक्षण। यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जो है वाइल्ड लाइफ जो है प्रोटेक्शन। वन्य जीव वर्ग में वे सभी जीव आते हैं जो गैर पालतू, देखिए वन्य जीव में कौन से जीव आते हैं? जो गैर पालतू है। वन्य जीव सुरक्षा एवं संरक्षा के कई नियम और कानून बनाए गए हैं, ठीक, जो निम्नवत है। अब देखिए जो है वन्य जीव के लिए कौन कौन से कानून बनाए गए हैं, सन और जो है इंपॉर्टेंट इसमें हो जाता है कब बने थे और नाम क्या है। पहला आ जाता है आपका मद्रास वाइल्ड एलिफेंट जो है प्रिजर्वेशन एक्ट, ध्यान रखिएगा, यह बना था आपका 1873 में। दूसरा आपका वाइल्ड वर्ल्ड प्रोटेक्शन, यह बना था 1887 में, देखिए इसे नोट करिएगा, बना था। बंगाल राइनोसेरस प्रिजर्वेशन, ये कब बना था? ये बना था आपका 1932 में बना था। ये कब बना था? 1932 में बना था। आगे देखते हैं। असम राइनोसेरस प्रिजर्वेशन एक्ट, ये बना था आपका 1954 में बना था, ध्यान रखिएगा, ये आपका 1954 में बना था। आगे आ जाता है आपका सेंट्रल बोर्ड ऑन वाइल्ड लाइफ, ये बना था आपका 1952 में बना था। आगे आपका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ये बना था आपका 1972 में, ध्यान रखिएगा, ये बना था कब? 1972 में। आगे देखते हैं ऑल इंडिया एलिफेंट प्रिजर्वेशन एक्ट, ये कब बना था? ये बना था आपका 1979 में, 1979 में बना था। आगे आते हैं। अब आता है आपका भारतीय वन्य जीव संस्थान, इसके बारे में यहाँ पढ़ेंगे। देखते हैं भारतीय वन्य जीव संस्थान में, इस संस्था की जो है स्थापना 1982 में हुई थी, की गई थी। यह भारत सरकार के पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की निगरानी में एक स्वायत्त संस्था के रूप में स्थापित किया गया था। आगे देखते हैं। यह अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त है, ठीक है ना, इसे अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त संस्था है जो वन्य जीव अनुसंधान एवं प्रबंधन के लिए प्रशिक्षण कार्य एवं अकादमिक कोर्स का संचालन करता है। वन्य जीव संस्थान के बारे में हम लोग देख रहे हैं। आगे देखते हैं। यह संस्थान उत्तराखंड के देहरादून जनपद में स्थापित है। माफ कीजिएगा थोड़ा पीडीएफ के लिए, क्योंकि थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है, क्योंकि बुक से पीडीएफ बनाया गया तो थोड़ा सा पीछे वाला आ गया, तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। यह संस्थान जो है उत्तराखंड राज्य के देहरादून जनपद में स्थापित है। देखिएगा वन्य जीव संस्थान के बारे में पूछा जाता है, कहाँ पर स्थित है? आपका देहरादून में स्थित। आगे देखते हैं। भारतीय वन्य जीव संस्थान की स्थापना जो है 1982 में एक स्वायत्त संस्था के रूप में हुई है, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका, यह संस्थान दक्षिण पूर्व एशिया में, देखिएगा यह संस्थान दक्षिण पूर्व एशिया में वन्य जीव तथा संरक्षित क्षेत्र प्रबंधन के श्रेष्ठ प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान है। इसका काम वन्य जीव विज्ञान में बेहतर सूचना एवं ज्ञान उत्पादन पेश करना एवं विभिन्न लक्ष्य समूहों के लिए जो है क्षमता का सृजन
कार्यों को लाभान्वित करना है, इन्हें शामिल करना है, ठीक है ना, ये हो जाता है। अब देखते हैं आगे वन्य जीव संरक्षण एक्ट 1972, ठीक है ना, ये भी इम्पोर्टेंट है, तो इसे भी देखते हैं। वन्य जीव संरक्षण एक्ट 1972 आता है आपका, भारत देश ने वन्य जीवों की रक्षा के लिए, ठीक है ना, तस्करी, अवैध शिकार व वन्य जीव और वनोत्पादों को अवैध व्यापार को नियंत्रित करने के उद्देश्य से वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 को पारित किया। आगे देखते हैं, इस एक्ट की जानकारी 2003 में संशोधन करके इसका नाम जो है भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 2002 रखा गया है, ठीक है ना। यह बना था कब था, 1972 में पारित किया जाता, लेकिन 2002 में इसका संशोधन हुआ, तो इसका नाम क्या होगा आपका, भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 2002 हो गया। आगे देखते हैं, इस अधिनियम में कठोर दंड तथा जुर्माने का प्रावधान किया गया है, ठीक है ना, इसका उल्लंघन करने पे कठोर दंड और जुर्माने का जो है प्रावधान किया गया है। यह अधिनियम जंगली जानवरों, पक्षियों और पौधों और जो है कि इसको अधिक सुरक्षा प्रदान करता है। अब जो है संशोधन पर जो आया उसी की बात कर लेते हैं। वन्य जीव संरक्षण संशोधन अधिनियम 2022, ठीक है ना, वन्य जीव संरक्षण संशोधन अधिनियम 2022, ये आपका ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखते हैं, वन्य जीव संरक्षण संबंधी मामले अभी तक अलग अलग जो है विभिन्न कानूनों द्वारा निपटाए जाते हैं, परंतु नए संशोधन अधिनियम द्वारा अब इसे एक ही अधिनियम द्वारा निपटाया जाएगा। यह संशोधन जो है 1972 के अधिनियम में किया गया है। पूछा जाता है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधन कब किया गया, तो आपका एक तो 2002 हो गया, फिर 2022 भी हो गया। आगे देखते हैं, इस अधिनियम द्वारा वन्य जीवों के संरक्षण विदेशी प्रजातियों के, ध्यान रखिएगा, माफ कीजिएगा थोड़ा सा, विदेशी प्रजातियों के पौधों व पशुओं को अवैध आयात निर्यात की रोकथाम, वन भूमि संरक्षण एवं वन क्षेत्र में सदियों से हो रही जनजातियों के अधिकारों की सुरक्षा अधिकार मिलेंगे, ये भी बात इसमें की गई है। आगे देखते हैं, इस संशोधन अधिनियम द्वारा, ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट डेटा है यह, इस संशोधन अधिनियम द्वारा वन्य जीवों के अवैध व्यापार एवं इसमें जुड़े अपराधों हेतु जुर्माने में वृद्धि का भी उपबंध संशोधित अधिनियम में किया गया है, ठीक है ना। इसमें जुर्मानों को बढ़ाया गया है, जो पहले जुर्माने थे उसे बढ़ाया गया है, ठीक है ना। इसके तहत अपराधों के लिए अधिकतम 25,000 के जुर्माने का प्रावधान अधिनियम में अभी भी तक था, परंतु देखिएगा पहले 25,000 था, अब इसको राशि को बढ़ाकर कितना कर दिया, 5 लाख कर दिया गया। ध्यान रखिएगा, इसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसका उल्लंघन करने पर पहले 25,000 जुर्माना था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 5 लाख कर दिया गया है। आगे देखते हैं, यह संशोधन अधिनियम लाने का उद्देश्य है साइट्स के तहत भारत के दायित्व को प्रभावी करने का प्रयत्न करना, ठीक है ना, यानी जो भी जो है अधिनियम बने हैं उसे प्रभावी करने के लिए सब लागू किया गया। आगे देखते हैं, वन संरक्षण आंदोलन। देखिए वनों के संरक्षण के लिए कौन कौन से आंदोलन चलाए गए हैं, यहाँ से क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट बनता है, तो उसे आप लोग जरूर देखें। वनों को कटाई रोकने के जो है, वनों को काटने से रोक, माफ कीजिएगा थोड़ा सा, वनों को काटने से रोकने, प्राकृतिक संसाधनों को भविष्य के लिए सुरक्षित रखने के लिए भारतीय लोगों ने कई आंदोलन चलाए, जिसमें पर्यावरण संरक्षण में बहुत मदद मिलती है। कुछ प्रमुख जो है आंदोलन इस प्रकार है। अब हम आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे कौन कौन से। पहला आ जाता है आपका, सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है आपका चिपको आंदोलन। हर बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसे आप लोग जरूर से जरूर देखिए। यह आंदोलन 26 मार्च, ध्यान रखिएगा 26 मार्च 1974 को उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जनपद में ग्रामीणों व महिलाओं द्वारा चलाया गया था चिपको आंदोलन। इस आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य जो क्या था, व्यवसाय हेतु वनों की कटाई को रोकना, ठीक है ना। आगे देखते हैं, टिहरी गढ़वाल का नवजीवन आश्रम, ध्यान रखिएगा नवजीवन आश्रम इस आंदोलन का प्रमुख केंद्र था, वहीं से यह चलाया गया था। चिपको आंदोलन का प्रारंभ राजस्थान के खेजडली गांव से प्रारंभ हुआ था, ठीक है। देखिए कि प्रारंभ कहाँ से हुआ था, राजस्थान से हुआ था, लेकिन जो है फला फूला या विकसित कहाँ से हुआ, जो है उत्तराखंड से। 1973 में अजीत सिंह के आदेश पर काटे जा रहे खेजरी वृक्ष, देखिएगा खेजरी वृक्ष को बचाने के लिए
अमृता देवी, ये सब नाम भी इम्पोर्टेंट है। अमृता देवी बिश्नोई एवं उनकी 3 पुत्रियों ने जो है पेड़ों से चिपक कर उसका विरोध किया था। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, इसे इंपॉर्टेंट कौन सा, अमृता देवी बिश्नोई और उनकी 3 पुत्रियों ने जो है पेड़ों को काटने का विरोध किया था, पेड़ों को पकड़कर चिपक गई थी। परंतु अजीत सिंह के लोगों द्वारा 363 जो है लोगों को वृक्षों के साथ काट डाला गया। देखिएगा, 363 लोग थे जिन्हें वृक्षों के साथ ही काट दिया गया। बहुत ही नरसंहार था। देखिएगा आप लोग, 363 लोगों को काट दिया गया था। वर्तमान में चिपको आंदोलन की शुरुआत जो है 26 मार्च 1974 को उत्तराखंड के रैडी गांव के जंगल लगभग 2500 पेड़ों की कटाई की नीलामी थी। गौरा देवी व अन्य 21 महिलाओं ने नीलामी का विरोध किया और सफलता अर्जित की। आगे देखते हैं, इस आंदोलन के जनक सुंदरलाल बहुगुणा। देखिए, यही क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है हर एग्जाम में। चिपको आंदोलन से कौन जुड़े थे? सुंदरलाल बहुगुणा। और गौरा देवी, चंडी प्रसाद भट्ट तथा अन्य कार्यकर्ताओं के मुख्यतः ग्रामीण महिलाएं थीं। नेक्स्ट देखते हैं, भारत सरकार ने अमृता देवी का नाम अमृता देवी बिश्नोई, ध्यान रखिएगा, अमृता देवी बिश्नोई व अन्य जो है वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार प्रारंभ किया। इनके नाम पर वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार भी दिया जाता है। आगे देखते हैं, चिपको आंदोलन के तहत तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने 1980 में उत्तर प्रदेश के हिमालयी वनों की वृक्षों की कटाई पर 15 वर्षों के लिए रोक लगा दी थी। आगे देखते हैं, चिपको आंदोलन उत्तर में हिमाचल प्रदेश, दक्षिण में कर्नाटक, पश्चिम में राजस्थान, ध्यान रखिएगा, जो है हिमाचल प्रदेश, दक्षिण में कर्नाटक, पश्चिम में राजस्थान, पूर्व में बिहार और मध्य भारत के विंध्य तक फैला था। इस आंदोलन के तहत भोजन, चारा, ईंधन, रेशे, उर्वरक 5F को वरीयता दी गई, 5F को जो है वरीयता दी गई। इस आंदोलन का नारा देखिए, चिपको आंदोलन का नारा क्या था? पारिस्थितिकी अस्थायी मितव्ययिता है, इसका नारा था। ठीक है ना, इसका नारा भी इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगेन दूसरा आंदोलन क्या है? अपिको आंदोलन। ठीक है ना, अपिको आंदोलन है, पहला आपका चिपको आंदोलन था। देखते हैं, उत्तर का चिपको आंदोलन दक्षिण में कर्नाटक राज्य के अपिको आंदोलन के रूप में सामने आया। वही आंदोलन है, नाम बदल गया दक्षिण भारत में जाकर। कन्नड़ भाषा में अपिको शब्द का अर्थ होता है गले लगाना, ध्यान रखिएगा, अपिको शब्द क्या होता है? गले लगाना। यह आंदोलन सितंबर 1983 में कर्नाटक के उत्तर में पांडुरंग हेगड़े के नेतृत्व में जो है सलकनी गांव में, ध्यान रखिएगा, आगे देखते हैं, सलकनी गांव से 5 किलोमीटर आगे चलकर जो है कालासे वन वृक्षों के लिपट कर खड़े हो गए ताकि उन्हें काटने से बचाया जा सके। यह आंदोलन पूरे जोश से लगातार 38 दिनों तक चला था। ठीक है ना। तीसरा आंदोलन है आपका नर्मदा बचाओ आंदोलन। ठीक है ना, ये भी आपका वन संरक्षण से संबंधित है, नर्मदा बचाओ आंदोलन। इसके बारे में अगर बात करें तो सरदार सरोवर बांध गुजरात नर्मदा नदी पर बना हुआ है, ध्यान रखिएगा, सरदार सरोवर बांध जो है गुजरात का नर्मदा नदी पर बनाया गया है। यह परियोजना गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र राज्यों की समृद्ध बहुउद्देशीय परियोजना है। इस परियोजना द्वारा लगभग 1 लाख लोगों को विस्थापित होने एवं 37,000 हेक्टेयर भूमि के जलमग्न होने का खतरा था। इसमें जो है 58% आदिवासी शामिल थे। आगे देखते हैं, यह आदिवासियों, ध्यान रखिएगा, यह आदिवासियों, किसानों, पर्यावरणविदों एवं मानव अधिकार कार्यकर्ताओं द्वारा चलाए जाने वाला सबसे बड़ा आंदोलन था। ठीक है ना। नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व मेधा पाटेकर, ध्यान रखिएगा, मेधा पाटेकर, बाबा आमटे एवं अरुंधति राय द्वारा किया गया था। ठीक है। आगे देखते हैं चौथे नंबर का जंगल बचाओ आंदोलन। चौथा आंदोलन क्या है? जंगल बचाओ आंदोलन। सर्वप्रथम यह आंदोलन 1980 में बिहार, राजस्थान से प्रारंभ हुआ, तत्पश्चात जो झारखंड, उड़ीसा तक पहुंच गया। कौन सा? जंगल बचाओ आंदोलन। आगे देखते हैं, यह आंदोलन जो है आपका झारखंड राज्य के सिंहभूम जनपद के आदिवासियों द्वारा तब चलाया गया था जब सरकार प्राकृतिक जंगलों को काटकर वहां पर कीमती सौगंध वृक्षों को लगाना प्रारंभ किया था। ठीक है ना,
जब ये चीज़ हुआ था तब वहाँ पर लोगों ने जंगल बचाओ आंदोलन चलाया था। आगे है आपका नवदान्या आंदोलन, ठीक है ना। नवदान्या आंदोलन देखते हैं, 5वां आंदोलन है। यह आंदोलन जो है 1982 में वंदना शिवा द्वारा जैव विविधता संरक्षण एवं जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए किया गया था, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं, 6वां नंबर है आपका विकास के विकल्प है, ठीक है ना। विकास के विकल्प देखते हैं। यह गैर सरकारी संगठन है जो इसे 1983 में अशोक खोसाला ने स्थापित किया था। ध्यान रखिए, किसने? अशोक खोसाला ने स्थापित किया था। इन्होंने जमीन स्तर पर वित्तीय, सामाजिक, पर्यावरणीय स्थिरता के हेतु कार्य प्रारंभ किया था। इसने संपूर्ण भारत में 3 लाख जो से अधिक लोगों को रोजगार दिया है, ठीक है। ये भी आंदोलन हो गया। आगे देखते हैं, आगे आपका बलियापाल आंदोलन, ठीक है ना। बलियापाल आंदोलन ये भी आपका पर्यावरण से संबंधित है, इसे भी देखेंगे। यह आंदोलन भारत के पूर्वी तट, बंगाल की खाड़ी के पास, उड़ीसा के बालासोर जनपद के बलियापाल एवं भोर राय गांव के में भारत सरकार द्वारा मिलिट्री स्टेशन बनाए जाने से 45,000 लोगों को विस्थापित होने की समस्या से संबंधित है। इस क्षेत्रों में रॉकेट एवं मिसाइल की टेस्टिंग भूमि की उर्वरता खत्म हो सकती है। आगे देखते हैं गंगा बचाओ आंदोलन, ठीक है ना। गंगा बचाओ आंदोलन आगे देखते हैं। यह एक अहिंसात्मक आंदोलन है, ध्यान रखिए, यह एक अहिंसात्मक आंदोलन है जो गंगा को स्वच्छ बनाने के लिए चलाया गया है, ठीक है ना। गंगा बचाओ आंदोलन को गंगा सेवा अभियान, पुणे स्थित राष्ट्रीय महिला संगठन एवं अन्य जो है संगठनों द्वारा व्यापक समर्थन प्राप्त हुआ है। अगला है आपका मैत्री आंदोलन, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका कौन सा? मैत्री आंदोलन। इस आंदोलन की शुरुआत जो है 1994 ईस्वी में उत्तराखंड के चमोली जनपद में कल्याण सिंह रावत द्वारा जो है प्रारंभ किया गया था। आगे देखते हैं, शादी विवाह के अवसर पर दूल्हे जूता की चोरी की रस्म में नेक की परंपरा को खत्म करने हेतु दूल्हे द्वारा लकड़ी के मायके यानी मैत्री का एक पेड़ लगाए की रस्म आंदोलन के रूप ले लिया। ध्यान रखिएगा, ये आपका तब से आपका मैत्री आंदोलन की शुरुआत हुई। नेक्स्ट है आपका बिश्नोई आंदोलन, ठीक है ना। कौन सा है आपका? बिश्नोई आंदोलन की बात करते हैं। यह दिया गया आपका, यह आंदोलन 500 वर्ष पहले 15वीं शताब्दी में संत जोमोजी, ठीक है ना, जोमोजी द्वारा राजस्थान में प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट है आपका साइलेंट वैली आंदोलन, ठीक है ना। साइलेंट वैली आंदोलन की शुरुआत करते हैं। यह आंदोलन आपका 1973 में साइलेंट वैली संरक्षित वन क्षेत्र जल विद्युत प्रोजेक्ट बचाने के उद्देश्य से प्रारंभ किया गया था। तो इतने सारे आंदोलन है। नेक्स्ट पेज पर आते हैं। अब यहाँ पर कुछ आवश्यक चीज़ें दी गई हैं जो आपको जरूर देखना है। आपका ऑनलाइनर फैक्ट है जो कि इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए। देखते हैं यहाँ से क्या दिया गया है। नर्मदा बचाओ आंदोलन किन राज्यों की संयुक्त परियोजना की देन है? तो आपका नर्मदा बचाओ आंदोलन गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है। नेक्स्ट है आपका चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था? तो आपको पता है वनों की कटाई के विरुद्ध था चिपको आंदोलन। यहाँ से आगे देखते हैं 15वीं शताब्दी में, ध्यान रखिएगा, 15वीं शताब्दी में संत जाम्भोजी ने राजस्थान में कौन सा आंदोलन शुरू किया था? तो आप लोग लास्ट में पढ़कर आए हैं, कौन सा? बिश्नोई आंदोलन, ठीक है। आगे देखते हैं 1982 में नवदान्या आंदोलन की स्थापना किसने किया था? तो ये वंदना शिवा ने किया था, ठीक है ना, वंदना शिवा ने। अगला है आपका अमृता देवी स्मृति पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? तो वह है आपके वन एवं वन जीव की सुरक्षा के लिए आपका दिया जाता है। आगे देखते हैं किस आंदोलन से प्रभावित होकर कनाडा की पूर्व प्रधानमंत्री फ्लोरा डोनाल्ड आंदोलन के प्रवर्तक कल्याण सिंह रावत से मिलने आई थी? तो ये आपका मैत्री आंदोलन से प्रभावित होकर आई थी। आगे देखते हैं टूमा रोज बायोडाइवर्सिटी पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? तो ये आपके वंदना शिवा हैं, ठीक है ना। कौन है? वंदना शिवा है। नेक्स्ट देखते हैं फूलों की घाटी कहाँ पर अवस्थित है? तो आपको पता है फूलों की घाटी आपके चमोली है जो कि उत्तराखंड में स्थित है, उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट है आपका
गौरा देवी चंडी प्रसाद भट्ट और सुंदरलाल बहुगुणा किस आंदोलन से संबंधित है? तो आए आपके चिपको आंदोलन से संबंधित है, चिपको आंदोलन से। आगे देखते हैं, सामाजिक वानिकी एवं पारिस्थितिकी पुनर्स्थापना जो है संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका प्रयागराज में स्थित है। अगला है आपका, भारतीय वन सर्वेक्षण का गठन कब किया गया था? तो 1 जुलाई 1981 में किया गया था भारतीय वन सर्वेक्षण का गठन। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय वानिकी चार्टर क्या की उद्घोषणा किसकी सिफारिश पर की गई थी? तो ये आपका डॉक्टर क्लेलैंड के सिफारिश पर की गई थी। आगे देखते हैं, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका कोलकाता में स्थित है। उत्तर प्रदेश का पहला गो अभ्यारण्य कहाँ खोला गया है? तो आपका ये मिर्जापुर में खोला गया है। और लास्ट है आपका जो है, उत्तर प्रदेश का पहला गो अभ्यारण्य कहाँ खोला गया है? ये तो देख लिए मिर्जापुर। अमेजन वर्षा वनों द्वारा पृथ्वी पर ऑक्सीजन की उत्पत्ति होती है तो 20% से अधिक होती है। ध्यान रखिएगा, 20% से अधिक होती है। तो यहाँ पे एक चैप्टर समाप्त होता है। इस पे संबंधित जो भी क्वेश्चन है, अब यहाँ से हम लोग क्वेश्चन को कवर करेंगे। पहला क्वेश्चन है आपका, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो ये लागू हुआ था आपका 1972 में। ठीक है ना, कब हुआ था आपका? 1972 में। आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा यहाँ से। दूसरा क्वेश्चन है आपका, इनमें से किस पर्यावरणविद ने जल पुरुष के नाम से जाना जाता है? तो ये आपके है राजेंद्र सिंह को जल पुरुष के नाम रूप से जाना जाता है। आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1980 में पारित किया गया था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका, मैत्री आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मैत्री आंदोलन उत्तराखंड से संबंधित है। आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। पांचवा क्वेश्चन आपका जो है, आपको ऑप्शन से मिलाना है आपका और बताना है कौन सा है। थोड़ा छोटा कर लेते हैं तो यहाँ से अच्छे से समझ में आएगा। आपका पांचवा क्वेश्चन है, सही जवाब हो जाएगा आपका, यहाँ से देखते हैं मिलान करने वाला। पहला, जंगल बचाओ आंदोलन कौन से राज्य से संबंधित है? तो ये आपका उत्तराखंड से संबंधित है। ठीक है ना, जंगल, पांचवा क्वेश्चन है, देखिएगा यहाँ से, जंगल बचाओ आंदोलन आपके बिहार से संबंधित है, यहाँ बिहार पर लगाएंगे। चिपको आंदोलन आपको पता है उत्तराखंड से संबंधित है। अब इक्को आंदोलन कहाँ से संबंधित है? तो आपका यह कर्नाटक से हो जाएगा। और बिश्नोई आंदोलन यहाँ से कर्नाटक लेंगे और बिश्नोई आंदोलन आपके गोंडा से संबंधित हो जाएगा। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से थोड़ा बड़ा आप करते हैं, ऑप्शन नंबर यहाँ से बी से हो जाएगा। पांचवें नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी से हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर, किस आंदोलन का उद्देश्य जैव विविधता संरक्षण तथा जैविक खेती को बढ़ावा देना है? छठवां क्वेश्चन है, तो सही जवाब हो जाएगा आपका नव धान्य आंदोलन। ठीक है ना, इससे आपका जैव विविधता से संबंधित है। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका, विश्व के वन्य जीव भारत में पाए जाते हैं? तो विश्व में जितने वन्य जीव हैं उसके जो है 5% जो है भारत में पाए जाते हैं। आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 5%। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कार्बेट तथा राजाजी राष्ट्रीय उद्यान में वन्य जीव प्रबंधन हेतु किस पैमाने के हवाई छायाचित्र उपयुक्त है? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका लघु पैमाने वाले हवाई छायाचित्र। ठीक है ना, लघु पैमाने वाले हवाई छायाचित्र संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व धरोहर स्थल वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया है? तो इसमें सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, नंदा देवी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र जो है इसे आपका वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया जा चुका है। अगला देखते हैं, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम वन्य जीवों के संरक्षण के लिए प्रदान करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। ठीक है ना, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी सम्मेलन 5वां आयोजित हुआ था? तो पृथ्वी सम्मेलन जो है 5वां जो है आपका 1997 में आयोजित हुआ था। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से डी से हो जाएगा, 1997। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के किस क्षेत्र में लोग जीवित वृक्षों की जड़ों का जो है अनुवर्धन करके जल धारा के आर पार सुदृढ़ पुलों में रूपांतरित रूप देते हैं? ये अनोखे जीवित जल पुल कहाँ पाए जाते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मेघालय में पाए जाते हैं। ठीक है ना, मेघालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वन ह्रास का मुख्य कारण क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका
औद्योगिक विकास, ठीक है ना, जहाँ वन क्षेत्र है उसे काटकर औद्योगिक क्षेत्र जो है स्थापित किए जा रहे हैं, तो इससे वनों का ह्रास हो रहा है। 14 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से चिपको आंदोलन का नेता माना जाता है, तो चिपको आंदोलन का नेता किसे माना जाता है? सही जवाब हो जाएगा आपका सुंदरलाल बहुगुणा, यही तो थे चिपको आंदोलन से संबंधित, सुंदरलाल बहुगुणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अमृता देवी स्मृति पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? वह है, तो यहाँ से ऑप्शन देखते हैं 15वें का, यहाँ से ऑप्शन देखेंगे, सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, वन सुरक्षा पर श्रेष्ठ साहित्य के लिए दिया जाता है यह पुरस्कार, ठीक है ना, ऑप्शन यहाँ से सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका, भारतीय वन्य जीव संस्थान कहाँ पर स्थित है? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है सी से होगा, देहरादून में, ठीक है ना, ऑप्शन सी से हो जाएगा देहरादून में। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के अधिकांश वन्यजीव संरक्षित क्षेत्र घिरे हुए हैं, तो किसे घिरे हुए हैं? घने जंगलों से घिरे हुए हैं, ठीक है, आपका ऑप्शन ए से हो जाएगा, घने जंगलों से घिरे हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान ने वन्य जीव प्रबंधन के लिए ड्रोन या मानव रहित हवाई वाहन का उपयोग करना प्रारंभ कर दिया है? तो ये है आपका बांदीपुर टाइगर रिजर्व, ऐसा करना शुरू कर दिया है, ठीक है ना, बांदीपुर टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित राज्यों में से उस राज्य को चुनिए जिसमें सर्वाधिक संख्या में वन्य जीव अभ्यारण्य यानी नेशनल पार्क और अभ्यारण्य स्थित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश में सबसे अधिक है, ठीक है ना, मध्य प्रदेश में सबसे अधिक जो है वन्य जीव संरक्षण जो है अभ्यारण्य या नेशनल पार्क स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वनस्पति शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यहाँ पर यह आपके लखनऊ में स्थित है, ठीक है ना, लखनऊ में, यूपी स्पेशल से क्वेश्चन हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा विधि द्वारा किए गए कतिपय उपबंधों के अधीन होने से सिवाय निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी का शिकार नहीं किया जा सकता है? 21 नंबर का क्वेश्चन है, तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से डी सही हो जाएगा, जो है आपका ऑप्शन डी से हो जाएगा, पहला दूसरा तीनों, यानी घड़ियाल का भी, भारतीय जंगली गधा का भी और जंगली भैंसे का भी, आपका ऑप्शन डी से हो जाएगा, यहाँ से ऑप्शन डी। 22 नंबर का क्वेश्चन है, वन्य जीव संरक्षण पर निम्न में से किसका कौन सा असरकारी संघ यानी एनजीओ समर्पित है? तो यह है आपका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, WWF फॉर नेचर भारत, ठीक है ना, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर जो है भारत। लास्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में कौन सी संस्था वन्य जीव संरक्षण के प्रति समर्पित है? तो यह है आपका UNDP, ठीक है ना, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट जो है प्रोजेक्ट इससे संबंधित है, आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से बी से हो जाएगा। यहाँ से आप लोग आंसर को भी मिला सकते हैं, ठीक है ना, यहाँ से आंसर को मिला सकते हैं। और इसका PDF के लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना है, तो आप लोग टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।